नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं प्रीति। बिहार में आज चौथे दौर का प्रचार थम जाएगा। 7 जिलों की 55 सीटों पर 1 नवंबर को मतदान होना है। आज सभी पार्टियों के नेता ज्यादा से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के चुनावी भाषण को लेकर आज महागठबंधन चुनाव आयोग से शिकायत कर सकता है। लोकतंत्र में इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे बिहार के अलग अलग जिलों की बुनियादी समस्याएं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार चुनाव के चौथे दौर के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। 7 जिलों की 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोटिंग। मतदान की तैयारियों में जुटा प्रशासन। गोपालगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। युवाओं के मुद्दों पर जोर, कहा राज्य में मिले नौजवानों को रोजगार। प्रचार के आखिरी दिन महागठबंधन ने झोंकी ताकत। लालू नीतीश की ताबड़तोड़ रैलियां, गुलाम नबी आजाद, सचिन पायलट की जनसभाएं। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा, बिहार के पिछड़ेपन के लिए महागठबंधन के दल जिम्मेदार, बेहतर विकास का किया दावा। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे दौर के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे 7 जिलों की 55 सीटों पर प्रचार थम जाएगा। विधानसभा चुनाव के इस चरण में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की 55 सीटें शामिल हैं। इस दौर में पूर्वी चंपारण की 12 सीटें हैं, मुजफ्फरपुर की 11 सीटें, पश्चिम चंपारण की 9, सीवान और सीतामढ़ी की 8-8 सीटें और शिवहर की 1 सीट, साथ ही गोपालगंज की 6 सीटों पर मतदान होगा। बिहार चुनाव के इस दौर में 776 उम्मीदवार सियासी तकदीर आजमा रहे हैं, जिनमें 57 महिला प्रत्याशी हैं। चौथे चरण के लिए 1 नवंबर को मतदान होगा। 43 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि 8 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे दौर के प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 रैलियां हैं। अब से कुछ देर पहले गोपालगंज की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास की कमी के चलते राज्य के युवाओं को पलायन करना पड़ता है। प्रधानमंत्री आज मुजफ्फरपुर में भी रैली को संबोधित करेंगे। एनडीए के कई नेता और केंद्रीय मंत्री भी आज चौथे और 5वें दौर के लिए प्रचार के रण में उतरेंगे। 5वें दौर के लिए 5 नवंबर के दिन वोटिंग होगी। बिहारी नौजवान को बाहरी किसने बनाया? हमारी सीधी सीधी बात है कि हमें बिहार को ऐसा विकास देना है ताकि बिहार के लोगों को यहीं पर रोजी रोटी मिले। यही हमारा मकसद है। उधर बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी बचे 2 दौर के लिए महागठबंधन ने भी प्रचार तेज कर दिया। चौथे दौर के प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत कई नेता महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। प्रचार के रण में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की आज कई जनसभाएं होंगी। चौथे दौर के प्रचार के आखिरी लम्हों में सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और सचिन पायलट आज मधुबनी और बेतिया में जनसभाएं को संबोधित करेंगे। वहीं वाम दलों और चुनाव में जोर आजमा रहे तीसरे मोर्चे के कई बड़े नेता भी प्रचार के रण में उतरेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि बिहार में लंबे समय तक महागठबंधन की पार्टियों ने शासन किया, बावजूद उसके बिहार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का गरीब और युवाओं के विकास पर खास ध्यान है। बिहार चुनाव अपने सवाब पे आ चुका है और बिहार चुनाव में सभी नेताओं ने अपना पूरा दमखम लगाया हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वो भी बिहार चुनाव के प्रचार में निकलने वाले हैं। राजनाथ जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या उम्मीद कर रहे हैं आप 3 चरण के मतदान देखने के बाद? 3 चरणों के जो मतदान हुए हैं उससे स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए को स्पष्ट बहुमत इस बिहार विधानसभा चुनाव में हासिल होने जा रहा है। सबसे ज्यादा जोर जो है युवाओं पे है और महिलाओं पे है, जो ज्यादा निकल रही हैं
और खास करके जो हम अति पिछड़ा वर्ग की जो बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास, उन पे भी सबकी नजर है और सभी दोनों दल, वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, दावा कर रहे हैं कि हमारे पास उनके मत आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? देखिए, इस बिहार में लगभग 40 वर्षों तक किसी राजनीतिक पार्टी का मुख्यमंत्री रहा है तो कांग्रेस का रहा है, 15 वर्षों तक रहा है तो राजद का रहा है, 9 वर्षों तक रहा है तो जनता दल यू का रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कभी यहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। और जिन लोगों ने लंबे समय तक यहां सरकारें चलाई हैं, उन्हीं लोग, सारी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर अपना एक महागठबंधन यहां पर तैयार कर रखा है। बिहार की जनता ये महसूस करती है कि लंबे समय तक इस बिहार में सरकार चलाने के बावजूद इन लोगों ने न तो बिहार की गरीबी की समस्या का समाधान किया, न बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया, बल्कि आज भी हमारा बिहार हिंदुस्तान के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों की कतार में खड़ा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को 5वें दौर के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने इस कई रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं उन्होंने महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए लोगों से वोट करने की गुजारिश की है। तीसरे दौर के बाद अब चौथे और 5वें दौर का प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में 5वें दौर के लिए प्रचार करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की कड़ी आलोचना की। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया। किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी मजदूर से पूछ लीजिए, वो आपको कहेगा कि सबसे अच्छा प्रोग्राम मनरेगा था, सहारा मिलता था हमें। तो जहां भी मोदी जी जाते हैं कुछ ना कुछ बोल देते हैं, मगर उसमें सच्चाई नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने महागठबंधन की जीत का दावा किया और विकास के नाम पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की जनता से गुजारिश की। गाली से कुछ नहीं होने वाला है, महागठबंधन जीतने वाला है, जीतेगा। और जब महागठबंधन जीतेगा तो विकास बिहार में शुरू होगा। जो नीतीश जी ने पिछले सालों में किया उसको हम और भी तेजी से करेंगे। राहुल गांधी ने मधुबनी, किशनगंज और कटिहार में 3 सभाओं में हिस्सा लिया। ये 3 इलाके 5वें दौर में शुमार हैं, जहां 5 नवंबर को चुनाव होना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को काला धन और महंगाई के नाम पर जमकर घेरा। साथ ही साथ उन्होंने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। उन्होंने महागठबंधन के पक्ष में वोट की अपील करते हुए कहा कि इस प्रदेश का विकास केवल नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। अब उनकी अपील का कितना असर जनता पर होता है, इसके लिए हमको 8 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। 5वें दौर के लिए प्रचार का मोर्चा राहुल गांधी ने संभाला, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौथे दौर के लिए प्रचार करते दिखे। नीतीश कुमार ने गुरुवार को पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर, सीतामढ़ी के परिहर, बजपट्टी, बेलसाड़, मुजफ्फरपुर के कुरहनी और पारू के साथ साथ शिवहर में चुनावी सभाएं की। उन्होंने जहां एक तरफ विकास के नाम पर जनता से वोट की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की तीखी आलोचना की। हमने काम की शुरुआत की, बिहार के विकास की इमारत बहुत बुलंद बनेगी। हमने उस बुलंद इमारत की नींव डाल दी है और बुलंद इमारत का निर्माण शुरू हो गया। अब आपके ऊपर है कि विकास की बुलंद इमारत चाहिए या फिर बीच मझधार में इस निर्माण को आप बाधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सभी पार्टियां एकजुट हैं और उनके भीतर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 17 महीने के शासन में लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, लिहाजा बिहार की जनता बीजेपी को नकार देगी। ये हम लोगों का और लालू जी का जो अलाइनमेंट है, इसको लेकर लोग इसी तरह के कयास लगाते रहते हैं। ये जो कुछ भी है, हम लोगों का बैकग्राउंड एक है, एक स्कूल ऑफ थॉट के, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप कांटों का ताज पहनने जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
काफी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, और आपने देखा कि जो महागठबंधन है इसमें किसी बात को लेकर कोई विवाद सामने नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का मानना है कि बिहार में बीजेपी को चुनावी बढ़त हासिल है। रक्सौल में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महागठबंधन पर कई आरोप लगाए। उन्होंने फिर दोहराया कि अगर महागठबंधन की जीत होती है तो बिहार में जंगल राज फिर आ जाएगा। नीतीश कुमार के बिहारी बनाम बाहरी पर भी उन्होंने पलटवार किया। बिहार का मुख्यमंत्री बिहारी ही बनने वाला है। आप तो खुश हो गए, ये सुनकर नीतीश जी भी खुश हो जाएंगे, चलो मैं मुख्यमंत्री बन गया। मगर नीतीश बाबू, वो बिहारी आप नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का बिहारी बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बिहार चुनाव के चौथे और पांचवें दौर के लिए बीजेपी के नेता प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंकने में जुट गए हैं। इस कड़ी में झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पांचवें दौर के लिए सुपौल में चुनावी सभा की। उन्होंने तीसरे दौर में एनडीए की 40 से ज्यादा सीट आने का दावा किया तो महागठबंधन के नेताओं पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ बीजेपी नेता सतपाल महाराज भी मौजूद थे। कल के जो चुनाव हुए 50 सीट पर, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 40 से ज्यादा सीट आने जा रही। जहां महिलाएं 7 बजे के बाद घर से निकल नहीं पाती थी, जहां हमारे व्यापारियों का, छोटे छोटे खुदरा दुकानदार का, अपहरण का उद्योग 15 साल में सुशासन में डूला था। और मुजफ्फरपुर से संवाददाता रवीन सिंह शौरान जुड़े, उनका रुख करेंगे। रवीन, गोपालगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली संबोधित किया, विकास को ही एजेंडा एक बार फिर वो बता रहे हैं। तमाम बड़े नेता प्रचार के रण में जुटे हैं और मुजफ्फरपुर में भी रैली है। अब किस तरह का प्रचार अब आखिरी दिन हमें देखने को मिल रहा है? रवीन, आवाज आ रही है आप तक? जी 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 मैं सुन पा रहा हूँ। जी, जानना चाहेंगे, गोपालगंज में रैली को संबोधित कर दिया, मुजफ्फरनगर में भी अब रैली करने वाले हैं प्रधानमंत्री। आखिरी दिन किस तरह का प्रचार नजर आ रहा है? देखिए, बहुत लगातार रैलियां जो प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, उनको बहुत व्यस्त शेड्यूल है। आज दिल्ली में जहाँ पे अफ्रीकन नेशंस के लीडर्स आए हुए हैं, उनके साथ उनका मुलाकात का एक लंबा दौर है। बावजूद उसके उन्होंने यहाँ पे 2 रैलियों को संबोधित करने के लिए टाइम निकाला है। और ये बहुत अहम चुनाव है चौथे दौर का बीजेपी के लिए, खास तौर पर क्योंकि जो इलाका यहाँ पर है, जिसमें मुजफ्फरपुर, चंपारण, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीवान और गोपालगंज का जो क्षेत्र है, इसको परंपरागत तौर पर जो है बीजेपी का काफी मजबूत इलाका एक माना जाता है। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रधानमंत्री की अपील पर यहाँ के लोगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। यहाँ से सांसद उनके जीते थे, इसलिए बहुत अहम हो जाता है ये दौरा, ये जो अंतिम चौथा चरण है बीजेपी के लिए। और 11 में से 10 सीट पर बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ रही है मुजफ्फरपुर में। उस लिहाज से प्रधानमंत्री की ये रैली जो है बहुत एक महत्वपूर्ण रैली है और विशेष तौर पर इसको जो है आखिरी दिन रखा गया है चुनाव प्रचार के खत्म होने से पहले, ताकि इसका बहुत ज्यादा असर जो है वो जनता पर पड़ सके। और इसके अलावा जो है अमित शाह जो वो भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। कल भी उन्होंने जो रैली की है रक्सौल में, चौथे दौर का मतदान वहां भी होना है। और ये जो इलाका है क्योंकि नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है, तो इसके जो है समस्याएं थोड़ी सी अलग हैं। प्रधानमंत्री और अमित शाह लगातार उन समस्याओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसी के तहत जो है वोट मांगा जा रहा है। लेकिन एक बयान जो अमित शाह ने दिया था उसकी वजह से थोड़ा सा बवाल हो गया है, राजनीतिक पारा हाई हो गया है। और जी रवीन, फिलहाल करके आज दूसरे राजनीतिक दल जो है वो अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे चंपारण के किसानों के मुद्दे। हम हैं आज लुधियाना में, यानी साहिर लुधियानवी का लुधियाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब। उनकी नजर, उनका शहर और उस शहर में हमारा सफर, देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पे। चौवन अफ्रीकी देश पहली बार एक मंच पर एक साथ लिखेंगे
रिश्तों की नई इबारत। होगी विकास की बात भारत के साथ। देखिए भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2015 23 से 30 अक्टूबर शाम 5 से 6 बजे सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। महागठबंधन आज चुनाव आयोग से अमित शाह की शिकायत करेगा। महागठबंधन ने अमित शाह पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया है। कल रक्सौल में अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाषण दिया था, जिसे लेकर ऐतराज जताया गया है। सीपीआई ने भी अमित शाह के बयान की निंदा की है। और अब बात करते हैं 11 विधानसभा सीटों वाले बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले मुजफ्फरपुर जिले की। यहाँ चौथे दौर में 1 नवंबर को मतदान होना है। गठबंधनों में हुए बड़े बदलाव की वजह से यहाँ के राजनीतिक समीकरण तो बदले हैं, लेकिन हालात वही पुराने ही हैं। बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी यहाँ के जरूरी मुद्दे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को उत्तर बिहार की राजधानी भी कहा जाता है। 11 विधानसभा सीट वाला ये जिला हर पार्टी के लिए अहम है। जिले की मीनापुर, कांटी, साहिबगंज, मुजफ्फरपुर, बरूराज, कुढ़नी, पारू, बोछा, सकरा, गायघाट और उराई विधानसभा सीटों के लिए करीब 30 लाख मतदाता 1 नवंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बीजेपी इस जिले में सबसे ज्यादा 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। मुजफ्फरपुर जिले में के 11 सीट हम लोग जीतने वाले हैं, जीतेंगे। सरकार बनेगी तभी ये स्मार्ट सिटी का सपना साकार होगा, किसानों की जो समस्या है वो भी दूर होगा। जिले में 2010 के चुनाव में जेडीयू को 6, बीजेपी को 4 और आरजेडी को 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार नए गठबंधन की वजह से जिले का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया है। इस बार बीजेपी कुल 9 सीटों पर तो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और रामविलास पासवान की एलजेपी 1-1 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। उधर महागठबंधन में आरजेडी 8, जेडीयू 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं की बदहाली से त्रस्त हैं। बिजली, सड़क और पानी के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास का इंतजार जारी है। 1/4 ही खेती के लायक जमीन रह गई है। किसी भी राजनीतिक दल के चाहे जो भी लोग कहें, ये चिंता नहीं है कि यहाँ सिंचाई कैसे हो। जितने नलकूप हैं वो ख़त्म हैं, तो इसका परिणाम यह है कि उनकी आमदनी बंद हो गई। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट शहर की सूची में भी शामिल किया जा चुका है, लेकिन इस बार यहाँ के मतदाता अपने नेताओं को चुनने में कितनी स्मार्टनेस दिखाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मुजफ्फरपुर से रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। महज 18 साल की उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले खुदीराम बोस का अंतिम संस्कार बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था, लेकिन आज उनकी समाधि स्थल कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। हद तो तब हो गई जब स्थानीय प्रशासन ने यहाँ एक शौचालय का निर्माण करवा दिया। स्थानीय लोग इससे बेहद खफा हैं और यहाँ शहीद स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं। देश के लिए कुर्बान होने के बाद शहीद खुदीराम बोस का अंतिम संस्कार मुजफ्फरपुर के इसी बर्निंग घाट पर किया गया था, लेकिन आज यहां आकर ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि इस जगह का कोई ऐतिहासिक महत्व रहा होगा। ये कचरे का ढेर जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, असल में ये लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक प्रेरणा स्थली है। ये चितास्थली है उस महान शहीद की जिसने केवल 17.5 साल के जीवन में अंग्रेजों की चूलें हिला दी और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जी हाँ, खुदीराम बोस की ये चितास्थली है जिसकी ये हाल आप देख रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन ने हद तब कर दी जब 20 साल पहले एक शौचालय का निर्माण करवाया, लेकिन यहाँ के युवाओं को ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने कुछ दिन पहले उस शौचालय को तोड़वा दिया ताकि उस महान शहीद को एक बार फिर से सम्मान की जगह मिल सके। यहाँ न तो खुदीराम बोस की समाधि का कोई निशान बचा है और न ही शहीद की याद में हर बरस कोई मेला लगता है। यहाँ दूर दूर तक गंदगी का अंबार है।
प्रशासन के पास जहाँ भी जाना हुआ गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। नगर निगम का सबसे ज़्यादा दोष है इसमें, क्योंकि ये नगर निगम की ज़मीन है और नगर निगम अभी तक यहाँ के वर्तमान सांसद जो हैं उन्होंने 25 लाख रुपए का राशि यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए दिया था हम लोगों को कि यहाँ सौंदर्यीकरण करो हो, लेकिन ये नगर निगम का ज़मीन है, इसलिए NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर निगम से चाहिए था, जो नगर निगम अभी तक 2 साल में नहीं दे रही है। प्रशासनिक और सरकारी अनदेखी की इंतहा ये रही कि इस पावन भूमि पर एक शौचालय बनवा दिया गया। हालांकि शहीद के इस अपमान को यहाँ के युवा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने शौचालय को ढहा दिया। युवाओं ने अब इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। उनकी माने तो वोट उसी को जाएगा जो शहादत स्थली का सौंदर्यीकरण करवाएगा। जो सम्मान की रक्षा करने की बात करेगा उसी को हम लोग इस बार जिताएंगे, उसी को वोट देंगे, यहाँ के मोहल्ला वासी भी। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को एक अंग्रेज जज पर बम फेंकने के इल्जाम में फांसी की सजा दी गई थी। मुजफ्फरपुर की ये वही जेल है जिसमें खुदीराम बोस ट्रायल के दौरान 3 महीने बंद रहे। यहाँ की बदहाली स्थानीय लोगों के आक्रोश की बड़ी वजह है। 1/4 ही खेती के लायक जमीन रह गई है। किसी भी राजनीतिक दल के चाहे जो भी लोग कहें, ये चिंता नहीं है कि यहाँ सिंचाई कैसे हो। मौजूदा चुनाव में नेता कई मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने में मशगूल हैं, लेकिन लाखों युवाओं की प्रेरणा रहे इस अमर शहीद की समाधि स्थल की दुर्दशा पर किसी भी दल का ध्यान नहीं गया। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने में चंपारण का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सबसे पहले किसानों को अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म से बचाने के लिए 1917 में आंदोलन सबसे पहले यहीं से शुरू किया, लेकिन आज भी चंपारण विकास की दौड़ में काफी पीछे दिखता है। ये है चंपारण। बापू ने चंपारण में ही निल्हा अंग्रेजों की तरफ से भारतीय किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1917 में अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ बापू के आंदोलन की शुरुआत चंपारण से ही हुई थी। बापू ने चंपारण में काफ़ी दिन गुजारे थे और उन्होंने यहाँ शिक्षा से लेकर छुआछूत, सामाजिक भेदभाव मिटाने समेत अपने तमाम प्रयोग किए। बापू ने किसानों को लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों के जुल्म से मुक्ति दिलाई थी। आज स्थिति ये है कि जो किसानों के लिए उन्होंने सुविधाएं उपलब्ध किया, तो उसमें आज देखिए हम लोग यहाँ गन्ने की खेती बड़े अच्छे ढंग से होती थी। यहाँ पर 7-8 शुगर फैक्ट्री थे, बंद हो, हमारे जिले के सारे शुगर फैक्ट्री बंद हो गए। एक सुगौली किसी तरह से चलता है। बापू के प्रयोगों की पहली प्रयोगशाला बना चंपारण आज़ादी के लगभग 7 दशक बीतने के बाद भी विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे दिखता है। जिस किसान के लिए गांधी ने संघर्ष किया था, उसकी स्थिति आज़ादी के लंबे समय के बाद भौतिक सुख सुविधाओं से महरूम होना हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि हमने बापू के सपनों को उनकी तस्वीरों के साथ ही कैद कर दिया है। आज यहाँ किसान की हालत बेहद खराब है। आपको लगा किसान परेशान है, किसान परेशान नहीं है, वो बदहाल है, वो तंगी के हालात में पहुंच गया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इस इलाके में किसान की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो पाया है। एक वक्त में इस इलाके को धान का कटोरा कहा जाता था, लेकिन आज यहाँ का धान किसान खेती छोड़ने को मजबूर है। दूर भाग रहे हैं, धीरे धीरे बाहर जाके अपना कमाना, खेती छोड़ रहे हैं। बहुत सा खेत परित भी रह जाता है। हम भी तो छोड़ने वाले हैं, समझिए कि अबर भर है, बाकी छोड़ ही देंगे। कि हम लोग के बच्चों के धान में कोई वृद्धि नहीं है, न पानी है, न खाद है, सब चीज़ महंगे है। अब क्या करें, हम लोग मजबूर हो रहे हैं, इसलिए नहीं धान फूट रहा है पानी के कारण। अब हम लोग की हिम्मत हार रहा है। जिस समय गांधी जी ने यहाँ पर आकर किसान की मदद की थी, उस वक्त भारत एक गुलाम मुल्क था, लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होना चिंता की बात है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई सरकार उनके मुद्दों को गंभीरता से सुलझाएगी। आज आज़ादी के 70 साल बाद भी किसानों की स्थिति कमोबेश वही है, बल्कि पहले से भी बदतर है, क्योंकि उस वक्त किसान शायद कर्ज की वजह से आत्महत्या नहीं करते थे, लेकिन आज किसान कर्ज के बोझ के तले डूबकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। सत्याग्रह की भूमि चंपारण से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।